हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं शाह फैसल आज आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन कौन गवर्नर जनरल हुए, उनका क्या कार्यकाल रहा है, उन्होंने भारत में क्या क्या काम किए हैं, उसके बारे में जानकारी दूंगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी और बहुत काम आने वाली है दोस्तों। आपको आप किसी भी कोई भी एग्जाम देते हैं उसमें ये वीडियो आपको काम आएगी, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे जुडिशरी का एग्जाम हो, या फिर एपीओ का एग्जाम हो। एपी को एग्जाम में ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है दोस्तों आपके लिए। चलिए शुरू करता हूं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सन 1600 ईस्वी में आई। ठीक, ये एक व्यापारिक कंपनी थी, व्यापार करते थे। सन 16 से 1700 तक ये एक व्यापारिक कंपनी ही रही, लेकिन 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी में गवर्नर हुआ रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का क्या कार्यकाल रहा, देखिए रॉबर्ट क्लाइव से लेके लॉर्ड माउंटबेटन तक मैं सब गवर्नर जनरल के बारे में आपको बताऊंगा। उनका क्या काम, उनके क्या क्या काम उन्होंने किए हैं उसके बारे में बताऊंगा। कौन कौन सी योजनाएं भारत में लाए हैं उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगी, बहुत काम आएगी दोस्तों। चलिए शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करूंगा। थोड़ी लंबी वीडियो होगी लेकिन बहुत काम आने वाली है दोस्तों। चलो, रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल 1757 से 1760 के बीच में रहा। दोबारा भी गवर्नर बनाए 1765 से 1767 तक। ये बंगाल का पहला गवर्नर था। इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था स्टैब्लिश की। इसने मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड को इलाहाबाद की सेकंड संधि द्वारा अपने अधीन ले आया था। शाह आलम सेकंड को सोचिए, मुगल बादशाह था उस समय पर, ये इसके अधीन हो गया था। मुगल बादशाह को कुछ पेंशन देने लगे, ये लोग हुक्म दे दीजिए। मुगल बादशाह से आराम से इन्होंने बंगाल प्रांत ले लिया। ठीक दोस्तों, तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन हुआ? रॉबर्ट क्लाइव। ध्यान रखिएगा, नाम याद रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्रों के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए। एक बंगाल के लिए राजा मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति इसने करी। इसके बाद कंपनी का अगला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हुआ। वारेन हेस्टिंग्स अगला गवर्नर जनरल हुआ, जो 1774 से 1785 तक भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसने राज्य के कोषागार मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता में ले आया। ठीक दोस्तों, इसने कलकत्ता में पहला मुस्लिम मदरसा स्टैब्लिश किया। कलकत्ता में पहला मुस्लिम मदरसा इसी ने बनवाया। इसी के समय में जोनाथन डकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना करी। बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना करी गई, जो आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, बीएचयू के नाम से जाना जाता है। किसने स्टेब्लिशमेंट किया? 1782 में जोनाथन डंकन ने। इसी के कार्यकाल में, वारेन हेस्टिंग्स के ही कार्यकाल में दोस्तों। चलिए, इसी के समय में गीता का अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विनकिंस ने किया। ठीक, हेस्टिंग के समय में गीता का अंग्रेजी अनुवादकार हुआ। इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी करी दोस्तों। ठीक, इसने मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन को बंद कर दिया। अब उसे कोई मुगल बादशाह को कोई पेंशन नहीं मिलती थी। जो रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू करी थी उसे इसने समाप्त कर दिया। ठीक दोस्तों, इसी के समय में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन भी हुआ दोस्तों। बंगाल गजट का पहला प्रकाशन वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही हुआ। ठीक, इसके प्रकाशक कौन थे? जेम्स अगस्टस हिकी। बंगाल गजट के प्रकाशक जेम्स अगस्टस हिकी थे, ये याद रखना है आपको। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट आया 1774 में, और कलकत्ता में पहला उच्च न्यायालय की स्थापना करी गई। ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। 1774 में कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट जो हम देखते हैं वो बनाया गया। ठीक दोस्तों, प्रथम अंगल और मराठा युद्ध इसी के कार्यकाल में हुआ, और दूसरा अंगल मैसूर युद्ध इसी कार्यकाल में हुआ। ठीक दोस्तों, किसके? वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल हम पढ़ रहे हैं। इसी के समय में द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि हुई। ठीक, इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना भी हुई। किसके? वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। ठीक दोस्तों, अगला गवर्नर जनरल हुआ सर जॉन मैकफर्सन। इसने अस्थायी गवर्नर के रूप में कार्य किया। इसके बाद आया लॉर्ड कॉर्नवालिस। बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इस लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बहुत समय तक रहा और बहुत कई काम भी किसने किए। इसे कार्यकाल क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल था 1786 से लेकर 1793। ठीक दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल क्या था? 1786 से लेकर 1793। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में आ गए। ठीक, इसने कॉर्नवालिस कोड नामक एक संस्था की स्थापना करी, जिससे पुलिस कर्मचारियों को नियमित वेतन और वृद्धि के साथ अधिकार दिए गए। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनी के जो कर्मचारी थे व्यक्तिगत व्यापार करते उन पर बैन लगा दिया गया।
जिले में पुलिस थाने की स्थापना कर एक दरोगा को इंचार्ज बनाया गया, दरोगा इंचार्ज बनाया गया। आज भी देखिए दरोगा इंचार्ज किसके वजह से, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वो कार्यकाल हम पढ़ रहे हैं। चलिए 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया। इससे जमींदार किसानों का शोषण करने लगे। 1793 की बात कर रहा हूं दोस्तों। चलिए, जमींदार किसानों से भू राजस्व वसूल करते और उसका 90% वो कंपनी को देते और 10% वो अपने पास रखते। ठीक, स्थायी बंदोबस्त आया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही भारत में नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। नागरिक सेवा, सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। आपके आईएएस पीसीएस के एग्जाम होते हैं, सिविल सेवा के एग्जाम होते हैं, इसका जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक दोस्तों, इसके बाद सर जॉन शोर आए। 1793 से लेकर 1798 तक इनका कार्यकाल रहा। इनको जाना जाता है हस्तक्षेप की नीति के नाम से। इन्होंने किसी के क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, अपना सुकून से बैठे रहे। इसके बाद आया लॉर्ड वेलेस्ली। बहुत विवादास्पद काम इनके रहे, अपने आप को बंगाल का शेर कहा करते थे ये। देखिए इनका क्या काम था। इन्हें सहायक संधि की शुरुआत का जनक इन्हें माना जाता है। ठीक, चलिए, सहायक संधि करने वाला राज्य थे हैदराबाद, तंजौर, अवध और बरार तथा भोसले। ठीक दोस्तों, इसी के समय में टीपू सुल्तान चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा गया 1799 में, और उसके बाद इसकी टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। इसने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। चलिए, अगला आया सर जॉर्ज बार्लो। 1806 में वेल्लोर में हुए सिपाही विद्रोह को इसकी महत्वपूर्ण, इसके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। सिपाही विद्रोह हुआ वेल्लोर में कब? 1806 में। इससे कार्यकाल था 1805 से लेकर 1807 तक का। किसका? सर जॉर्ज बार्लो का। इसके बाद लॉर्ड मिंटो फर्स्ट आए। 1807 से लेकर 1813 तक ये रहे। इसी के काल में राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। इंपॉर्टेंट है, देखिए अमृतसर की संधि किसके बीच हुई है? राजा रणजीत सिंह और जॉर्ज मिंटो के बीच में। अगला आया लॉर्ड हेस्टिंग्स। हमने के पीछे क्या पढ़ा था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये आया लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसे कार्यकाल था 1813 से लेकर 1823। ये 10 साल तक भारत में गवर्नर जनरल आ। देखिए दोस्तों, इसी के समय अंगल नेपाल युद्ध हुआ 1814 और 1816 में हुआ। नेपाल के अमर सिंह थापा को इसके सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। ठीक, संगोली की संधि दोनों के बीच में हुई, नेपाल, गोरखों और अंग्रेजों के बीच में। इसी के समय पिंडारियों का दमन भी किया गया। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट किया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन का नियम बनाया। प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था, उसे नियम बनाए, रेगुलेशन किया पूरा। इसी के समय में 1822 में टेनेंसी एक्ट भी लाया गया। ठीक दोस्तों, अगला आता है गवर्नर जनरल हमारा लॉर्ड एम हर्स्ट। 1823 से लेकर 1828 के बीच का। इसके समय में प्रथम अंगल बर्मा युद्ध लड़ा गया और बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच में यंडाबू की संधि हुई। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में हुआ था दोस्तों, लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल में। 1823 से 1828 के बीच में से कार्यकाल रहा। अगला आया लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। देखिए इसे काम क्या था? इसने 1833 में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये चार्टर एक्ट आया और बंगाल का गवर्नर, जो अब तक हमने पीछे पढ़े, ये सब बंगाल के गवर्नर जनरल थे। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को इस चार्टर द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बुलाया जाने लगा। ठीक, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में इसने सती प्रथा को समाप्त किया। इसने 1829 में एक कानून बनाया सती प्रथा को लेकर, जिसमें धारा 17 विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया गया था। धारा 17 के द्वारा, धारा 17 भी याद रखनी है आपको। किसने समाप्त किया सती प्रथा को? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। चलिए, बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 में एक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। ठगी प्रथा को समाप्त किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया 1830 में। 1835 में बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी। पहला कलकत्ता मेडिकल कॉलेज 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बनाया। इसी के समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। देखिए लॉर्ड मैकाले किसके समय में? 1833 में आया। किसके? जब हमारी इंडियन पैनल कोड 1860 किसने ड्राफ्ट करी? लॉर्ड मैकाले ने ड्राफ्ट करी।
इसलिए नहीं भारत में अंग्रेज शिक्षा की शुरुआत भी इसी ने करी, लॉर्ड मैकाले ने। देखिए, मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण किया गया किसी कार्यकाल में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। बेंटिक ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं मध्य कोचर को इसने हड़प लिया। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसने शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। बच्चियों को मार दिया जाता था, लड़की पैदा हुई से मार दिया जाता था। इसने लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसलिए प्रतिबंध लगाया। एक तरह से इसे सामाजिक कार्यकर्ता भी कहा जाता था दोस्तों। चलिए, चार्ल्स मैटकॉफ अगला गवर्नर जनरल कौन था भारत का? चार्ल्स मैटकॉफ। 1835 से लेकर 1836 तक का इसका कार्यकाल रहा। इसने अपने 1 वर्षीय कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटा लिया पूरी तौर पर। इसीलिए चार्ल्स मैटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। अगला आया लॉर्ड ऑकलैंड। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध था। 1839 में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। किसने? लॉर्ड ऑकलैंड ने। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया? देखिए दोस्तों, शेर शाह सूरी रोड जाना जाता था पहले, लेकिन लॉर्ड ऑकलैंड ने ग्रैंड ट्रंक रोड, इसी को ही ग्रैंड ट्रंक रोड कहा गया, कलकत्ता से दिल्ली तक का, इसकी मरम्मत कराई इसने। इसी के समय भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु ब्रिटेन में भेजा जाने लगा। अगला गवर्नर जनरल लॉर्ड एलिनबरो। 1842 से लेकर 1844 तक का इनका कार्यकाल रहा। प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ इनके कार्यकाल में। सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया, सिंध प्रांत को। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ दोस्तों। ठीक, और संडे की छुट्टी किसने शुरू करी? लॉर्ड एलिनबरो ने ही भारत में संडे की छुट्टी शुरू करी, जो आज तक संडे की छुट्टी चल रही है। कब शुरू हुई संडे की छुट्टी? 1843 से शुरू हुई, लॉर्ड एलिनबरो के कार्यकाल से। आज तब से लेके आज तक संडे की छुट्टी होती आ रही दोस्तों। चलिए, अगला गवर्नर जनरल आया लॉर्ड हार्डिंग। 1844 से लेकर 1848 तक का कार्यकाल रहा। इसके कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम अंग्ल सिख युद्ध, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। इसने नरबली पर प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड हार्डिंग का बहुत बड़ा काम था नरबली, इंसान को काटा जाता था, मारा जाता था, नरबली के तौर पर इन्हें बलियां दी जाती थी। इसने इस पर पूर्ण तौर पर प्रतिबंध लगाया। अगला गवर्नर जनरल हमारा है लॉर्ड डलहौजी। बहुत कार्यकाल काम किया इन्होंने भारत में, और बहुत विवादास्पद भी रहे, कुछ अच्छे भी जाना जाता है इनके, कुछ काम हम बेकार भी काम जाने जाते हैं। देखिए इनके कार्यकाल देखता हूं। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 इनका कार्यकाल रहा दोस्तों। सेकंड अंग्ल सिख युद्ध इन्हीं के समय में हुआ। ठीक दोस्तों, द्वितीय अंग्ल बर्मा युद्ध भी इन्हीं के समय में हुआ। लोअर बर्मा एवं पीगू बर्मा को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 में उस पर अधिकार कर लिया। किस पर? सिक्किम पर। 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमिका रहित जागीरों को पता लगाकर उसे छीनना था। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यापक सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक दोस्तों, इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में व्यापक सिद्धांत हड़पने की नीति। सर्वप्रथम इसने हड़पा सतारा को, जैतपुर को, बुंदेलखंड को, बघाट को और झांसी को। चलिए, सन 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर इसने अंग्रेज साम्राज्य मिलाया। अवध क्या? उत्तर प्रदेश साम्राज्य को किसने मिलाया? डलहौजी ने मिलाया। ठीक, उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। देखिए, सन 1856 में इसने तोपखाने को मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। शिमला में सेना का मुख्यालय बनाया गया। किसके कार्यकाल में? डलहौजी कार्यकाल में। शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए डलहौजी ने 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया कि शिक्षा में व्यवस्था सुधार किया जाए। ठीक दोस्तों, डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी जाना जाता है। इसी के समय में भारत में पहली रेलवे लाइन बनाई गई। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बंबई से ठाणे के बीच, कहा 1853 में बंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की पहले रेल चलाई गई, मुंबई से ठाणे। डेट क्या थी इसकी? 16 अप्रैल 1853। चलिए, 1854 में 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट लागू किया गया। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन डलहौजी के कार्यकाल में हुआ दोस्तों। इसने प्रत्यक्ष रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना करी। सार्वजनिक निर्माण विभाग देखिए किसने बनाया? डलहौजी कार्यकाल में बना। 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना करी। एक लोक सेवा विभाग, यूपीएससी स्वतंत्र विभाग की स्थापना किसने करी? डलहौजी कार्यकाल में हुई। इसी के समय में 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बिजली से संचालित तार सेवा भी शुरू करी गई। 1853 में देखिए तार सेवा जिसे कहा जाता था।
इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। इसने भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया? शिमला को बनाया। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार इसने वापस ले लिया दोस्तों। चलिए अगले आए हमारे लॉर्ड केनिंग। इनका कार्यकाल 1856 से लेकर 1862 तक रहा। लॉर्ड केनिंग को भारत का पहला वायसराय भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक, 1857 की क्रांति के बाद 1857 तक ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर को गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता था। लेकिन 1857 की क्रांति हुई। उस क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन रानी ने अपने हाथ में ले लिया और इसी गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। तो भारत का ब्रिटिश अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड केनिंग। और इसी को 1857 में क्या बना दिया गया? वायसराय बना दिया गया। देखिए इसे काम, देखिए इसने क्या क्या काम किए। केनिंग के समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया। ठीक, 1857 में क्रांति इसी के कार्यकाल में हुई। चलिए 1858 में इसने मुगल सम्राट के पद को पूर्णतः समाप्त कर दिया और 1860 में जो आईपीसी बनाई गई थी वो इसने अपने पूरे भारत में लागू कर दी। इंडियन पेनल कोड को पूरे भारत में लागू किया। इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य के विलयों की नीति को समाप्त किया। किसने? लॉर्ड केनिंग ने। इसने इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया। अगला गवर्नर जनरल आया हमारा लॉर्ड एलिगन। 1862 से लेकर 1863 तक इसका कार्यकाल रहा। इसने वहाबी आंदोलन का दमन किया। 1863 में धर्मशाला में इसकी मृत्यु हो गई। ये भारत में मरने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलिगन। धर्मशाला में इसकी मृत्यु हुई है। अगला गवर्नर जनरल हमारे आए लॉर्ड लॉरेंस। 1864 से लेकर 1869 तक इन्हें कार्यकाल रहा। इसने अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई दोस्तों। ठीक, और इसे शानदार निष्क्रियता की नीति के नाम से भी जाना जाता था। इसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का भी गठन किया दोस्तों। हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग बनाया इसने 1865 में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप की प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा भी शुरू की गई। चलिए अगले आए लॉर्ड मेयो। 1869 से लेकर 1872 लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना करी। लॉर्ड मेयो, देखिए किसने अजमेर में करी? लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना करी। 1872 में एक कृषि विभाग की स्थापना की लॉर्ड मेयो ने करी। लेकिन एक अफगान ने ही 1872 में इनकी चाकू मारकर लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी। इनकी हत्या ही भारत में हुई। देखिए इनको किस नाम से भी जाना जाता है? 1872 में लॉर्ड मेयो ने पहली जनगणना शुरू कराई गई थी। लॉर्ड मेयो कार्यकाल में ही शुरू हुई 1872 में जनगणना कराना। अगला है लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से लेकर 1876 तक। इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा दोस्तों। इसने वडोदरा के महलाराव गायकवाड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उन्हें अपने पद से हटा दिया। इनका एक उद्देश्य था, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई को बंद करना था। पंजाब का प्रसिद्ध कुका आंदोलन इन्हीं के समय में हुआ, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में। चलिए लॉर्ड लिटन, अगले आए लॉर्ड लिटन 1876 से लेकर 1880। देखिए ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे लॉर्ड लिटन, निबंध लेखक भी थे, साहित्यकार भी थे। इन्हें साहित्यकाश का ओवन मेरिडिथ के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक, साहित्य वंश में क्या जाना है? ओवन मेरिडिथ के नाम से किन्हें जाना जाता है? लॉर्ड लिटन को जाना जाता है। इन्हें कार्यकाल 1876 से लेकर 1900 के बीच में रहा। 1876 से लेकर 1880 के बीच में कार्यकाल रहा। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना करी। 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन इन्होंने किया। लॉर्ड लिटन ने, ब्रिटेन की महारानी को भारत बुलाया गया। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया। जो आज हमारे पास आर्म्स एक्ट 1878 है, किसी कार्यकाल में आया? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में आया। और भारतीयों को अपने पास हथियार रखने पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अब कोई चाकू, छुरी, तलवार, पिस्टल कुछ नहीं रखेगा, बंदूक कोई नहीं रखेगा। लाइसेंस मिलेगा तब रखेंगे, लाइसेंस के साथ रखेंगे। देखिए 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट इन्हीं के कार्यकाल में लाया गया। ठीक दोस्तों, पायनियर अखबार ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का और समर्थन भी किया। इसी के समय में 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया गया।
इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु घटाकर 21 से घटाकर कितनी 19 साल कर दी। 19 साल का बच्चा जो था वही आईसीएस का एग्जाम दे सकता था। लिट्टन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना भी करी अलीगढ़ में। अगला गवर्नर जनरल कौन आया भारत का? लॉर्ड लिट्टन के बाद आया लॉर्ड रिपन। इसे कार्यकाल 1880 से लेकर 1884 तक रहा। रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल किया। जो प्रतिबंध लिट्टन लगाए थे रिपन ने उन्हें समाप्त किया। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी इसने समाप्त किया। इसने सिविल सेवा में जो प्रवेश की आयु लिट्टन ने 19 साल कर दी थी उसे रिपन ने 19 से बढ़ाकर 21 साल कर दिया। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करी। इसी के समय में भारत में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाएगी। 1881 से लेकर भारत में आज तक प्रत्येक 10 साल में जनगणना कराई जाती है। इसकी शुरुआत किसने करी? लॉर्ड रिपन ने करी दोस्तों। ठीक, चलिए, भारत में पहली बार जो जनगणना कराई गई थी लेकिन 1872 में लॉर्ड, हमने पीछे क्या पढ़ा, 72 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में हुई, लेकिन नियमित जनगणना रिपन के कार्यकाल में। इसने शैक्षिक सुधार भी किए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सरोजिनी नायडू ने इन्हें भारत का उद्धारक की संज्ञा भी दी। ठीक दोस्तों, अगला लॉर्ड आए लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन क्या थे? इन्हें कार्यकाल था 1884 से लेकर 1888। इसके समय तृतीय अंगल बर्मा युद्ध लड़ा गया, ठीक, और अंग्रेजी राज्य में बर्मा को मिला लिया गया। इसी के समय में बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित किए गए। सबसे महत्वपूर्ण घटना 28 दिसंबर 1985 को बंबई के A.O. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई। कांग्रेस ने स्थापना करी 1885 में, किसके समय में? 25 दिसंबर 1885 को लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना करी। अगला गवर्नर जनरल आए लॉर्ड लैंसडाउन। 1888 से लेकर 1894 इनका कार्यकाल रहा दोस्तों। भारत और अफगानिस्तान के संबंध में सीमा रेखा, ड्यूरेंट रेखा का निर्माण इन्हीं के कार्यकाल में किया गया। भारत अफगानिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? ड्यूरेंट रेखा कहते हैं दोस्तों। ठीक, अगला देखिए, अगला है लॉर्ड एलिगन सेकंड। इनके कार्यकाल 1894 से लेकर 1899 तक रहा। भारत को तलवार, इनका कहना था भारत को तलवार के बल पर विजित किया है और तलवार के बल पर भी ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किसका? लॉर्ड एलिगन सेकंड का था। चलिए, अगला गवर्नर जनरल भारत का है लॉर्ड कर्जन। ये भी बहुत विवादास्पद रहे। कर्जन ने सन 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मैनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की स्थापना करी। चलिए दोस्तों, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया। इसने सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का भी गठन किया दोस्तों। इसने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। प्राचीन स्मारक प्रशिक्षण अधिनियम 1904 में लॉर्ड कर्जन ने पहली बार पुरानी इमारतों के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करी और उसके लिए कुछ फंड भी रखा। इसी के कार्यकाल में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कराया गया दोस्तों, कर्जन के कार्यकाल में। चलिए, और इसी कार्यकाल में 1905 में बंगाल का विभाजन भी हुआ दोस्तों। चलिए, अगले लॉर्ड गवर्नर जनरल हमारे आए लॉर्ड मिंटो सेकंड। 1905 से 1910 का इनका कार्यकाल रहा। इनके समय में आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान ने ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में करी दोस्तों। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। सूरत अधिवेशन में किसी कार्यकाल में? लॉर्ड मिंटो सेकंड के कार्यकाल में। इनके शासनकाल में 1907 में अंग्रेज एवं रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच बैठक हुई। मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन आयोग लॉर्ड मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 इन्हीं के कार्यकाल में आया। ठीक, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन आयोग मीन्स मुस्लिम को लीडर को मुस्लिम चुनेंगे, हिंदू लीडर को हिंदू चुनेंगे। इन्होंने देश को बांटने का काम किया पहली बार 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार के द्वारा अधिनियम लाया गया। क्या मतलब? देखिए, पहले सब क्या करते थे, कोई लीडर खड़ा होता उसे हिंदू भी चुनते, उसे मुस्लिम भी चुनते, लेकिन पहली बार इसने लॉर्ड मिंटो ने कहा हिंदू को लीडर को हिंदू व्यक्ति चुनेंगे, मुस्लिम लीडर को मुस्लिम व्यक्ति चुनेंगे। पहली बार सांप्रदायिक आधार पर विभाजन किस एक्ट के द्वारा हुआ? 1909 का मॉर्ले मिंटो अधिनियम। चलिए, अगला गवर्नर जनरल आए लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। इसे कार्यकाल सन 1910 से 1916 के बीच में रहा। इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन जॉर्ज पंचम के आयोजन पर कराया गया। यहां पर बंगाल विभाजन जो किया गया था 1905 में लॉर्ड कर्जन उसे समाप्त कर दिया गया और
भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बना दी गई। देखिए 1912 में से पहले भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी। लेकिन लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने किस कार्यकाल में कलकत्ता से हटाकर राजधानी 1912 में कहा गई? अब दिल्ली आई। दिल्ली तब से भारत की राजधानी बनी हुई है। चलिए 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई। इसी के समय 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 28 जुलाई 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। किसी कार्यकाल में? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के कार्यकाल में। चलिए इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एंड गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। दोस्तों 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति भी नियुक्त किया गया था। ठीक दोस्तों, अगला देखिए, अगले गवर्नर जनरल आया लॉर्ड चैम्सफोर्ड। 1916 से लेकर 1921 तक का कार्यकाल रहा। ठीक दोस्तों, इसका क्या काम किया उन्होंने? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता इन्हीं कार्यकाल में हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना इन्हीं कार्यकाल में हुई है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में। इन्हीं कार्यकाल में 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन किया गया। इसी के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट भी भारत लाया गया, भारत में पारित हुआ। इन्हीं कार्यकाल में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ। खिलाफत आंदोलन, गांधी जी का असहयोग आंदोलन इन्हीं के समय में हुए और तृतीय अफगान युद्ध भी इन्हीं के समय में हुआ। अगले गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग, इन्हीं कार्यकाल 1921 से लेकर 1926 के बीच में रहा। दोस्तों 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड इन्हीं के कार्यकाल में हुआ, लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। चोरा चोरी कहां पर पड़ता है? गोरखपुर में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के अंदर। गोरखपुर एक जिला है, वहां पर चोरा चोरी जगह पड़ती है। ठीक, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना करी। दोस्तों ठीक है, किसी कार्यकाल में? लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। 1923 में चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। दोस्तों इन्हीं के कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया और 1921 में भोपाल विद्रोह भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। दोस्तों 1921 में एम एन रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी करी गई, एम एन रॉय द्वारा। 1922 में इलाहाबाद की सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत करी इन्होंने। इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत किसने करी? नहीं करी, देखिए लॉर्ड रीडिंग ने। 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय के कार्य करना प्रारंभ किया। दोस्तों लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में ही। 1925 में प्रथम आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या इन्हीं के कार्यकाल में हुई। दोस्तों अगला गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन आया 1926 से लेकर 1931। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। डेट ध्यान रखनी है, 3 फरवरी 1928। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंका गया। दोस्तों इसी के समय में लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू करी। जतिन दास ने, उनकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल के कारण भारतीय और अंग्रेजी कैदियों के बीच व्यवहार में किए जाने वाले भेदभाव था। दोस्तों 1929 में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा। कांग्रेस ने क्या किया? हमें पूर्ण स्वराज चाहिए निर्धारित किया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की गई। किसी कार्यकाल में? लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा करी। तब से लेकर आज तक हम 26 जनवरी 1930 मनाते आ रहे हैं। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 जुलाई 1930 को गिरफ्तार किया गया और 25 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त पर उन्हें छोड़ दिया गया। इरविन ने उन्हें बिना किसी शर्त पर छोड़ दिया। 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। दोस्तों 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। अगले गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिंगटन आए। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से लेकर 1936 तक इनका कार्यकाल रहा। इनके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, सेकंड गोलमेज सम्मेलन। एक सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया। दोस्तों 16 अगस्त 1932 को रैमसे मैकडोनल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करी। दोस्तों
ठीक है, पूना समझौता इन्हीं कार्यकाल में हुआ गांधी जी और इरविन के बीच में। 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया दोस्तों। बिहार में 1934 में भयंकर भूकाल लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में ही आया दोस्तों। और भारत सरकार अधिनियम 1935 भी लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में ही पारित किया गया। देखिए, अगले गवर्नर जनरल भारत में आए लॉर्ड लिनलिथगो। 1936 से लेकर 1943 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक, 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम की एक नई पार्टी बनाई। किसी कार्यकाल में? लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान का नाम दिया गया, पाकिस्तान की मांग की गई। किसी कार्यकाल में? लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के लिए द्वारा लाया गया। 1942 को क्रिप्स मिशन भारत लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में ही आया। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया। डेट ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त 1942। 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा दोस्तों। अगले गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवल आए हमारे 1944 से लेकर 1947 तक। लॉर्ड वेवल। शिमला समझौता 1945 में इन्हीं कार्यकाल में हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 इन्हीं कार्यकाल में आया। इस मिशन के सदस्य थे लॉर्ड स्टॉफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर दोस्तों। 20 फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 तक भारत को आजाद कर दिया जाएगा दोस्तों। अगले गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, अंतिम वायसराय थे, कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। इन्हीं कार्यकाल मार्च 1947 से जून 1948 तक था, लेकिन सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाकर भेजा गया। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषित किया भारत विभाजित किया जाएगा। ठीक, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारत स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई ईस्वी को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र होंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनाया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत बनाया गया। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विदेशी लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक दोस्तों, और स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी को बनाया गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये मैंने आपको भारत के गवर्नर जनरल बताए। इन्हें पढ़िएगा और इन्हें याद कैसे कीजिएगा? इन्हें आप सिर्फ ईयरफोन लगा के सुनिएगा दोस्तों, आपके याद हो जाएंगे। कोशिश करता हूँ मैंने सारी चीजें बताने की कोशिश करी है आपको। आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई हुई दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों। आगे आने वाले समय में और अच्छी वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए। चलिए, जय हिंद।